देखिए स्टेज बना हुआ है और स्टेज के चारों तरफ यहाँ पर कमरे बने हुए हैं जहाँ पर छात्र रहकर पढ़ाई करते थे। यह काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि लगता है कि यहाँ पर मेरे हिसाब से इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो सबसे पहले आपको यही इमारत दिखाई जाती है। अरे कहाँ जा रहे हैं? चुनार जंक्शन। नालंदा रेलवे स्टेशन पर आपको सिंगल लाइन देखने को मिलेगी। तो देख सकते हैं एक कुआं भी है और पीछे आप क्लासरूम देख सकते हैं। आप देख रही है ना, ये छोटा सा ये दीपक जलाने के लिए था, प्योर घी का जलाते थे। अच्छा। घास वाले हैं तो एक ब्लॉक में रहेंगे, अगर वो हजारों छात्रों शिक्षकों को मार देता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल संतोष बैकपैकर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी मैं हूं वाराणसी रेलवे स्टेशन पर। यहां पर देख सकते हैं ये वाराणसी का रेलवे स्टेशन है जहां पर आपको ऊपर लिखा दिखाई दे रहा होगा वाराणसी। आज हम जाने वाले हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी जिसे बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, नालंदा यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप नालंदा यूनिवर्सिटी कैसे पहुंच सकते हैं और कितना टाइम लगेगा, और आप बस से जाते हैं तो कितना टाइम लगेगा और ट्रेन से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, और कितना आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे कि आप वहां पर पहुंच सकते हैं, और उसकी हिस्ट्री क्या है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। मैं जिस ट्रेन से जाने वाला हूं उस ट्रेन का नाम है बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस। अभी हमारे साथ एक लोग मिले हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? चुनार जंक्शन। घर है वहाँ पे? वहाँ पर मेरी नानी का घर है। नानी घर है? हाँ, नानी घर है। तो यहाँ पर किसका है? यहाँ पर मेरा घर है। ये यहाँ मतलब मेरे रूम लेके रहते हैं, मेरे पापा यहीं पर रहते हैं रूम लेकर। अच्छा, खुल गई, गाड़ी खुल गई। अच्छा, जाओ 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 जल्दी जाओ जल्दी। तो अभी भाई साहब चले गए हैं वहाँ पर। बाय करो, बाय बाय। हाँ, भाई साहब की ट्रेन जो है निकल चुकी है तो बैठ गए अपना ट्रेन में। हालांकि ट्रेन छूटी नहीं, ठीक है। मैं जिस ट्रेन से जाने वाला हूँ उस ट्रेन का नाम है बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस, जो कि 14-224 उस ट्रेन का नंबर है और मेरी उसी में बुकिंग है। और उसकी जो टाइमिंग है वो 8:30 बजे वाराणसी जंक्शन पर आएगी और वो जाएगी वाराणसी जंक्शन से राजगीर। नालंदा एक स्टेशन पहले ही पड़ता है तो मैं नालंदा उतर जाऊंगा। ट्रेन यहाँ पर खड़ी हुई है। S1 अभी आगे है इसका। ये हमारी S1 कोच है और इसी में मेरी सीट है 69 ना 58 69। मैंने सोचा था कि ये वाली मेरे को सीट मिलेगी, लेकिन जब मैंने बुकिंग किया था ना तो मेरी जो सीट थी वो RAC 5 थी, लेकिन जब चार्ट कंप्लीट हुआ तो जो मेरी सीट मुझे मिडल मिल गई, जो मिडल बीच में होती है ना 69। फिर भी कंप्रोमाइज़ करेंगे, कोई नहीं। खाना पीना हमने खा लिया है, अब हम मिलते हैं सुबह में। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं नालंदा रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर देखिए ये नालंदा रेलवे स्टेशन है। हालांकि रेलवे स्टेशन काफ़ी छोटा है और ये हमारी ट्रेन अभी आकर रुकी है जो है बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस 14-224। हालांकि हमको अभी उतारा है इसने अभी 5:10 हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए, नहीं 5:07 यहाँ पर इस क्लॉक में दिखाई दे रहा है। हालांकि मेरे में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, घड़ी ऊपर नीचे है। हालांकि 5 बज रहा है, अभी काफ़ी सुबह का टाइम है तो थोड़ा अभी आराम करेंगे। ये है कुछ बाहर का नज़ारा, अभी काफ़ी अंधेरा है। अभी मैं यहीं पे रहूँगा रेलवे स्टेशन पे ही। नालंदा रेलवे स्टेशन पर आपको सिंगल लाइन देखने को मिलेगी क्योंकि सिंगल लाइन ही है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा रेलवे स्टेशन आपको दिख रहा होगा। अभी मॉर्निंग का समय है तो यहाँ पर देखिए एक प्लेटफॉर्म नंबर है और बस दो ही यहाँ पर लाइन है, यानी सिंगल ही लाइन समझिए। एक तरफ से ट्रेन आती है और दूसरी तरफ से जाती है। यहाँ वो टॉयलेट दिखा नहीं तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले ब्रश ही कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप नालंदा का रेलवे स्टेशन, जो कि छोटे छोटे गोलाकार खिड़की और गेट बने हुए हैं जिसके अंदर जाया जा सकता है। यहाँ से नालंदा का द्वार शुरू होता है और इसी जगह से हम अंदर की तरफ जाएंगे। अभी हमें एक टेम्पो मिल गया है, इसी में बैठकर हम जा रहे हैं, जिसे नालंदा यूनिवर्सिटी कहा जाता था। आज उसे नालंदा खंडहर के नाम से जाना जाता है। एग्जैक्टली अभी हम नालंदा खंडहर के गेट पर खड़े हुए हैं। हालांकि उसका टाइमिंग अभी 9 बजे खुलेगा, वो ओपन होगा। सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं वहाँ पे। हालांकि अभी 2 मिनट बचा, नहीं 5 मिनट बचा है। 5 मिनट बाद वो ओपन हो जाएगा, फिर उसके बाद में हम अंदर जाएंगे। मैंने ऑनलाइन टिकट बुक किया। ऑनलाइन टिकट में आपको 35 रुपये देने होते हैं। अगर आप उस तरह ऑफलाइन लेते हैं तो आपको 40 रुपये देने पड़ते हैं। अगर आप इंडिया के नागरिक नहीं हैं तो उसका अमाउंट जो है लगभग 600 रुपया है।
सामने जो है गेट है और वहाँ पर टिकट काउंटर था जहाँ से मैंने टिकट लिया और वहीं से एंट्री है। और एंट्री करने के बाद अभी हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए कुछ टूर गाइड जो हैं एक जगह इकट्ठा करके लोगों को गाइड बता रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके की हिस्ट्री थी और किस तरीके का यहाँ पर स्ट्रक्चर है। ये है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नालंदा। यहाँ पर ढेर सारे बागानी आपको देखने को मिल रहे होंगे और इसे ही बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। और पूरी तरह से ध्वस्त करने के बाद यहाँ पर जो स्ट्रक्चर खोद कर निकाले गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके की इमारतें आपको छोटी बड़ी दिखाई दे रही होंगी। ये नालंदा के अंदर आपको यहाँ पर टॉयलेट्स मिलेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से मेंस वाले टॉयलेट्स हैं। यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तरीके का टॉयलेट्स है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिरर लगा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में 6ठी शताब्दी के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है और लेफ्ट साइड में इंग्लिश में एक्सप्लेन किया गया है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया। विजिट करने के लिए कुछ लोग नेपाल से भी आ रखे हैं और कुछ लोग म्यांमार से भी आ रखे हैं। मैंने इनसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने बताया कि हम म्यांमार से आए हुए हैं विजिट करने के लिए। बख्तियार खिलजी ने जब इस नालंदा यूनिवर्सिटी को ध्वस्त किया था तो पूरी तरीके से यहाँ की छतें जो हैं वो गिर गई, चाहे वो छात्र की हो, चाहे वहाँ पर अध्यापक रहते हों, और जितनी भी लाइब्रेरियाँ थी वो सारी जल के एकदम राख हो चुकी थी। यहाँ पर जितना भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है यह सब जलने के बाद, खुदाई के बाद जितना भी प्राप्त हुआ वो सारा चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जब आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो सबसे पहले आपको यही इमारत दिखाई जाती है और यहीं पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा और इस स्ट्रक्चर की अलग अलग तरह की कहानी है, अलग अलग तरीके का इतिहास है। यहाँ पर जो आप छोटा छोटा स्तूप देख रहे हैं, यहीं पर बैठकर छात्र मेडिटेशन किया करते थे, अपना ध्यान लगाते थे। और यहाँ पर कुछ छोटा स्ट्रक्चर बना हुआ है, कुछ चौकोर टाइप का स्तूप है, कुछ छोटा स्तूप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और पीछे जो है बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई हैं। अभी हम इंटर कर रहे हैं यहाँ के हॉस्टल में, यानी ब्लॉक में। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके का ब्लॉक बना हुआ करता था। ये देखिए स्टेज बना हुआ है और स्टेज के चारों तरफ यहाँ पर कमरे बने हुए हैं जहाँ पर छात्र रहकर पढ़ाई कर सकते थे। और यहाँ पर बीच में आप देख सकते हैं एक कुआं भी है जो कि अभी इसे रिंग लोहे के छड़ से इसे ढक दिया गया है। हालांकि इसी कुएं से वो लोग पानी पीते और नहाते और खाते थे। और एक ब्लॉक में 35 छात्र पढ़ा करते थे और 35 छात्रों के लिए अलग अलग क्लासरूम हुआ करती थी। आप पीछे देख सकते हैं ये क्लासरूम बनी हुई है और इसी क्लास में एक एक छात्र अपनी अपनी कक्षा में रात के समय में जाकर विश्राम से पढ़ा करते थे। हालांकि जब दिन होता था तो दिन में यहीं पर क्लास ली जाती थी, यहीं पर बच्चे बैठकर पढ़ा करते थे और वहाँ पर गुरुजी बैठकर पढ़ाया करते थे। और यहाँ पर इसी तरह का रूम हुआ करता था। यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा सा अलमारी बनाया गया है जिसमें इसमें घी का दीपक जलाकर रखा जाता था और इसी से उजाला रहा करता था। और यहीं पर वो लोग जो भी शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे थे, विद्यार्थी थे, वो यहीं पर बैठकर इसी दीपक के उजाले में पढ़ा करते थे। वो भी देसी घी का दीपक जलाया जाता था। हालांकि सीनियर विद्यार्थी हो जाते थे उनके लिए एक गुप्त यहाँ पर देखिए मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए एक सुरंग बना के रखा जाता था। हर एक रूम में इसी तरीके की आपको सुरंग देखने को मिलेगी और ये दीपक जलाने के लिए यहाँ पर था। और जब बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त नहीं किया था तो इसके ऊपर यहाँ पर छत हुआ करती थी। अभी फिलहाल यहाँ पर किसी भी तरह की छत नहीं है, पूरा आसमान नजर आ रहा है। अगर छत की बात की जाए तो इन जितने भी कमरे हैं जिसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी रहा करते थे तो इन सभी पर छत रहा करती थी। लेकिन यहाँ पर जो ग्राउंड है बीच में जहाँ पर विद्यार्थी बाहर आके पढ़ा करते थे, यहाँ पर किसी भी प्रकार का छत नहीं हुआ करता था क्योंकि गुरुकुल पद्धति में बाहर ही बैठ के पढ़ाया जाता था। और इसी तरीके से उस समय लोग विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे बाहर, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, चाहे ठंड हो, चाहे किसी भी तरीके का मौसम हो, उन्हें बाहर ही आके पढ़ाया जाता था और पढ़ना पड़ता था। और यहाँ पर अभी जो फिलहाल आप देख पा रहे हैं कमरा, ये कमरा पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, लेकिन अभी जो मेंटेनेंस करके रखा गया है कि इसी तरीके का स्ट्रक्चर पहले बरकरार था और इसी तरह के क्लासरूम में बैठकर विद्यार्थी रात को पढ़ा करते थे और सोया करते थे। और बाहर जाकर यहाँ पर जो ग्राउंड है वो दिन में यहाँ पर पढ़ाई करने का स्थान हुआ करता था। पर स्टेज इस तरीके का रहा करता था और यहीं से गुरुजी खड़े होकर यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी हुआ करते थे उन्हें शिक्षा दीक्षा देते थे
और यहाँ पर देखिए फिर उसके बाद पढ़ने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चला जाया करते थे और घूमना होता था तो इस गेट से बाहर की तरफ निकल कर जाते थे और मौज से मस्ती किया करते थे। यह काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि लगता है कि यहाँ पर मेरे हिसाब से 35 ही बच्चे नहीं, यहाँ पर लगभग 200 से 300 बच्चे आराम से बैठकर पढ़ा करते होंगे उस टाइम के लिए। लेकिन बताया जाता है कि एक ब्लॉक में बस 35 ही बच्चे रहा करते थे और 35 बच्चे ही यहाँ पर बैठकर पढ़ा करते थे। हालांकि इस जगह पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जगह है। यहाँ पर गुरुजी अध्यापकों का बैठने का स्थान हुआ करता था। यहीं पर गुरुजी बैठकर यहाँ पर नीचे बैठे हुए विद्यार्थियों को ज्ञान दिया करते थे। और पीछे आप क्लासरूम देख सकते हैं कि किस तरीके का अभी का नज़ारा दिखाई दे रहा है। हालांकि लोग घूमने आए हैं, इनको हम एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर रूम में क्या था। आइए मैडम। तो ये जो आप रूम देख रही है ना, यहाँ पर जो विद्यार्थी हुआ करते थे पहले के इसी में बैठकर वो रात को पढ़ा करते थे और उनको दिन में जो ये बना हुआ है यहाँ पर दिन में पढ़ाया जाता था। गुरुजी वहाँ पर बैठते थे और नीचे जो है यहाँ पर विद्यार्थी बैठा करते थे और पढ़ा करते थे। ये क्लासरूम जो बना हुआ था, इसमें जो ये छोटा सा आप देख रही है ना, ये छोटा सा ये दीपक जलाने के लिए था, दीपक जलाने के लिए था। और यहाँ पर देखिए छोटा छोटा बना हुआ है और इसी और वो लोग जो दीपक जलाया करते थे वो लोग प्योर घी का जलाते थे। अच्छा। प्योर घी का दीपक जलाया करते थे और उसी के उजाले से वो लोग शिक्षा प्राप्त करते थे। अच्छा। और किसी रूम में चलिए आपको आगे दिखाता हूँ। उसमें क्या था कि जितने भी विद्यार्थी थे जो सीनियर हो जाते थे तो उनके लिए एक अलग से गुफा बनाई जाती थी अलग अलग क्लासरूम में। अच्छा। तो किसी देखिए इस रूम में आपको लेके चलते हैं। तो इस रूम में देखिए, आगे चलिए, है ना, यहाँ पर देखिए गुफा है। तो इसी में बैठकर मेडिटेशन किया करते थे जितने भी सीनियर बच्चे हुआ करते थे, स्टूडेंट हुआ करते थे। और आप देख लीजिए, देखिए, हाँ, और वो लोग रात को बैठकर इसी में ध्यान करते थे। और जब इसके ऊपर ये छत थी, बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त कर दिया, जला दिया, तो ये सारी छतें उड़ गई। लेकिन यहाँ पर जो बाहर जो आप देख पा रही हैं ना, ये बाहर जो है, यहाँ पर छत नहीं हुआ करती क्योंकि गुरुकुल पद्धति में बाहरी बच्चों को बैठ के पढ़ाया जाता था। जो रविंद्र करते थे वो गुरुकुल पद्धति। हाँ, बिल्कुल उसी तरीके से बच्चों को यहाँ पर बैठा के पढ़ाया जाता था। वहाँ पर अब स्टेज देख रही हैं, वहाँ पर गुरुजी खड़े होकर भी पढ़ाते थे और बैठकर भी पढ़ाते थे क्योंकि ऐसी ही पद्धति थी। और जितने भी क्लासरूम आप देख रही हैं, ये एक ब्लॉक है। तो एक ब्लॉक जैसे हॉस्टल में होता था ब्लॉक, ABC ब्लॉक, तो इसी तरीके का ब्लॉक होता है। अच्छा। और एक ब्लॉक में 35 बच्चे पढ़ा करते थे। अच्छा। लोग बताते हैं कि 35 बच्चे एक क्लास में रहा करते थे। जैसे एक ब्लॉक हो गया तो यहाँ पर केवल एक सब्जेक्ट वाले रहेंगे। अच्छा। इतिहास वाले हैं तो एक ब्लॉक में रहेंगे, अगर चिकित्सा पद्धति वाले हैं तो वो एक ब्लॉक में रहेंगे। तो इसी तरीके का ब्लॉक डिवाइड किया गया था। अच्छा। तो अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग बच्चे रहा करते थे। अच्छा। तो इसी तरीके की पढ़ाई होती थी। अच्छा। एक सब्जेक्ट के अलग अलग सेक्शन भाग जेमन बोलिए हमरा। बंगाली के लिए बंगाली होगा, चिकित्सा का हिस्ट्री में हिस्ट्री होगा। बिल्कुल हाँ, इसी तरीके का था। अरे এই যে ইটগুলো কাটা কাটা রয়েছে, এগুলো কি এর উপরে ঘর ছিল? না, ছাদ था। ये छत था पहले। अलकाता जो रहेगा उसको तो हिंदी अच्छा से सीखना पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा। अच्छा। और जो नौकरी का जाएगा है ना, मैक्सिमम तो बिहारी है। हाँ, और मरहरी है। अच्छा, आप नौकरी करते हैं? हाँ, हम बंगाली है। नहीं तो नौकरी क्या करते हैं? हम वो इम्पोर्ट कंपनी में काम करते हैं। इस यूनिवर्सिटी को 200 गांव दान में मिला था और उस दान किए गए गांव से जो टैक्स कलेक्ट होता था उसी से ही इस यूनिवर्सिटी का खर्चा चलता था। जो भी यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ने आते थे उनका कोई भी चार्ज नहीं लगता था, उन्हीं के टैक्स के पैसे से ही उनका खर्चा चलता था। चाहे वो खाने का हो, कपड़े का हो, चाहे किसी भी तरीके की ज़रूरत का सामान हो, वो सारा टैक्स के पैसे से ही यहाँ पर सब मैनेज किया जाता था। और उस टैक्स को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी इस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल की थी और वही प्रिंसिपल वो सारे टैक्स कलेक्ट करता था उन 200 गाँवों से। तौर पर 2 ही टाइम का खाना उस टाइम भी मिलता था, एक दोपहर का खाना होता था, एक रात का खाना होता था।
आज के ज़माने में भी जैसे हम 2 टाइम का खाना खाते हैं, 12 से 1 बजे के बीच में खाते हैं और एक रात में खाते हैं। हालांकि बाद में ये सारी चीज़ें स्नैक्स और ब्रेकफास्ट आ गया। हालांकि पहले तो लोग 2 ही टाइम खाना खाते थे और इसी हिसाब से उस टाइम भी जो छात्र होते थे उनको खाना दिया जाता था। 3 बहुत ही बड़ी यहाँ पर पुस्तकालय थी। पहला था रत्न दादी, दूसरा था रत्न सागर और तीसरा था रत्नी रजक। और इन तीनों पुस्तकालय को एक ही रूप में बोला जाता था, धर्मगंज पुस्तकालय। और इसी धर्मगंज पुस्तकालय को बख्तियार खिलजी ने जलाकर ध्वस्त कर दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी की एक छोटी सी कहानी प्रचलित है कि एक बार बख्तियार खिलजी बीमार पड़ जाता है और वो अपने नीम हकीमों से खूब इलाज करवाता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है कि मैं अब क्या करूं, मैं तो ठीक ही नहीं हो रहा हूं। उसी समय एक यात्री भारत में यात्रा कर रहा था और वो आकर नालंदा यूनिवर्सिटी में यहाँ के शिक्षकों और यहाँ के अध्यापकों से बातचीत किया और उसने देखा कि यहाँ की जो चिकित्सा पद्धति है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो वो क्या किया, वो यात्री बख्तियार खिलजी के पास गया और बख्तियार खिलजी को एक सलाह दिया कि जाकर आप नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रमुख, जो चिकित्सा के प्रमुख हैं राहुल बद्री जी, अगर आप उससे इलाज करवाते हैं तो आप जरूर ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी को ये बात भाई नहीं और बख्तियार खिलजी ने कहा कि है, मैं जो भी दवा खाऊंगा अपने ही मुल्क की दवा खाऊंगा, मैं दूसरे की मुल्क की पद्धति की दवा नहीं खाऊंगा। उसने सरासर इनकार कर दिया कि वो भारत से बनी हुई पद्धति की दवा नहीं खाएगा। जब ये बात राहुल बद्री जी को पता चली कि बख्तियार खिलजी बीमार है, तो राहुल बद्री जी ने एक अच्छा सा नुस्खा निकाला और उन्होंने किया कि बख्तियार खिलजी से जाकर कहा कि बस आपको करना क्या है कि ये कुरान है, आपको 2-2 पेज रोज पढ़ना है और बस इसे ही पढ़ते रहिए, आप ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी को लगा कि अरे इसमें क्या सा जादू है, मैं तो ये रोज पढ़ ही लूंगा। और बख्तियार खिलजी इस बात को रिपीट करने लगा और वो रोज 2-2 पन्ने थूक लगाकर उसे पढ़ने लगा और वो धीरे धीरे ठीक भी हो गया। बख्तियार खिलजी को ये भाया नहीं कि आखिर मैं ठीक कैसे हो गया। तो बख्तियार खिलजी ने इस बात का पता लगाया कि आखिर मैं ठीक कैसे हुआ। तब उसे पता चला कि जो राहुल बद्री जी थे उन्होंने कुरान के पन्नों पर दवाई का लेप लगा दिया था और जिसकी वजह से मैं जब भी पन्ना पलटता था और जुबान पे वो थूक लगाता था, जिसकी वजह से दवा का असर मेरे पूरे शरीर में हुआ और मैं ठीक हो गया। अब यह बात जानकर अब बख्तियार खिलजी को जलन हो गई कि हमारे यहाँ इतने नीम हकीम हैं फिर भी मैं ठीक नहीं हुआ, आखिर में ये कैसी दवा इन्होंने बना दी कि मैं ठीक हो गया। और इस बात से बख्तियार खिलजी के अंदर एकदम जलन की भावना दौड़ उठी कि भारत एक ऐसा महान देश जिसके पास इतनी जबरदस्त चिकित्सा पद्धति है। फिर क्या था, फिर उसके बाद बख्तियार खिलजी अपने सैनिकों के साथ नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचता है और चारों तरफ से इस यूनिवर्सिटी को बंद कर देता है और उसके बाद यहाँ पर हजारों बच्चों को, हजारों छात्रों, शिक्षकों को मार देता है। उन्हीं में से कुछ छात्र बच जाते हैं और भागने में सफल हो जाते हैं यहाँ के कुछ किताबें लेकर और वो तिब्बत की तरफ भागते हैं और तिब्बत में जाकर वह वहाँ पर पहुंचकर बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं उन्हीं किताबों के माध्यम से। और पूरी तरीके से यहाँ पर बख्तियार खिलजी ने आकर आग लगा दी और जितनी भी यहाँ पर पुस्तकालय थी वो सभी जलने लगी। और कहते हैं कि जो किताबें थी वह पन्नों की तो बनी नहीं थी, वह लकड़ी की छालों की बनी थी, पांडुलिपि थी और जिसे जलने में लगभग 6 महीना लग गया और वह आग जलती ही रही। धीरे धीरे समय बीतता गया और तभी अंग्रेजों का शासन भारत पर आ पहुंचा। धीरे धीरे अंग्रेज भी यहाँ पर अपना प्रसार और प्रचार करने लगे। तभी एक अंग्रेज यहाँ पर घूमते हुए आया और उसने देखा कि एक किताब यहाँ पर पड़ी हुई मिली और उस किताब में उसने पढ़ा कि नालंदा यूनिवर्सिटी एक यहाँ पर थी और उस नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में उस किताब में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया था। लेकिन उसे भरोसा नहीं हो रहा था या कि उस किताब में जो एड्रेस लिखा था उस एड्रेस पे पहुंचा और वहां पर पूरी तरीके से छानबीन करने लगा, लेकिन किसी भी तरीके का उसको क्लू नहीं मिल पा रहा था, किसी भी तरीके का रिसर्च करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था कि वाकई में यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी होगी या रही होगी या नहीं है। उसके मन में विचार आया कि अब इसे छोड़ देना चाहिए, हो सकता है ये गलत किताब मिली हो या तो एड्रेस गलत हो। तो उसने क्या किया कि अब जाने ही वाला था, तभी उसे एक ईंट नजर आई और वो ईंट यही की ईंट थी और उस ईंट को उठा कर ले गया और उस ईंट को जब उसने रिसर्च किया तो उसे पता चला कि यहाँ पर जो ईंट मिली है वो 500 साल से ज़्यादा पुरानी है। और उस ईंट के रिसर्च करने के बाद वो अंग्रेज इस जगह की खुदाई की और खुदाई में उसने इस नालंदा यूनिवर्सिटी की कुछ इमारतें निकाल पाई और धीरे धीरे खुदाई करते करते
और ये सारी चीजें निकल के सामने आई, तभी जाकर इसे दुनिया में रिप्रेजेंट किया गया। फिर अंग्रेजों ने इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से खुदाई की और खुदाई करने के बाद पता चला कि यहाँ पर 1500 अध्यापक, 10,000 विद्यार्थी, 108 विषयों में यहाँ पर पढ़ाई हुआ करती थी। 100 से ज़्यादा यहाँ पर भवन देखने को मिला, इमारतें देखने को मिली, जिसमें प्रार्थना के लिए अलग, पढ़ाई के लिए अलग, खाने के लिए अलग, रहने के लिए अलग, सब अलग अलग बनाए गए थे। इन राज्यों ने मिलकर मुख्य निर्माण कराया था। पहले थे कुमारगुप्त, जो प्रथम राजा थे, मगध के बहुत ही बड़े राजा थे। मगध की राजधानी राजगीर होती है, विश्वविद्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। कुमारगुप्त ने 500 ईसा पूर्व में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दूसरे थे राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन कन्नौज के राजा थे, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी को 17वीं शताब्दी में निर्माण करवाया था। जो पहले राजा करवा चुके थे, उसी के उपरांत जो भी बचा खुचा था उसे उन्होंने पूरा किया था। तीसरे थे राजा देवपाल, जिन्होंने 9वीं शताब्दी में इसी की तीसरी मंजिल को तैयार किया था। और अभी देख सकते हैं मैं हॉस्टल में हूँ, तो यहाँ पर खाना बनाने के लिए भी स्थान बनाया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरीके का चूल्हा बनाकर ये लोग खाना बनाया करते थे। और यहाँ पर कुआं भी है, कुएं से पानी निकाल कर पिया भी करते थे और स्नान भी किया करते थे। एक दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी चूल्हा बनाया गया है और इस चूल्हे में खाना बनाया करते थे। और चारों तरफ आपको रूम दिखाई दे रहा होगा, इन्हीं रूमों में वो रात्रि में विश्राम करते थे और पढ़ाई भी करते थे और इसी प्रांगण में रहकर वो अपने आप को तंदुरुस्त रखते थे। इसी तरह से वो लोग पढ़ाई किया करते थे रात में, इसी कोठरी में बैठकर, जैसे मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। ये भी जानकारी थी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, मैंने आपको बता दी। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ से जो नालंदा है, यहाँ से नालंदा का जो रेलवे स्टेशन है वो लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप एयरपोर्ट से आना चाहते हैं तो आप पटना से आ सकते हैं। पटना यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो जयशंकर प्रसाद एयरपोर्ट है, वहाँ से आप आ सकते हैं। अगर आप वाराणसी से आना चाहते हैं तो वाराणसी यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप जहाँ से आना चाहते हैं यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप घूमने आते हैं तो आ सकते हैं, नॉट बैड, बहुत अच्छी जगह है। अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेकर आएंगे तो यहाँ पर आपको और मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें आप देखेंगे, अगर उसका इतिहास जब जानेंगे ना, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यहाँ पर आकर घूम सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। एक्चुअली बताते हैं लोग कि यहाँ पर रास्ता जो था, यहाँ पर था नहीं, तो इसे तोड़कर यहाँ से रास्ता बना दिया गया, क्योंकि रास्ता खोजने के बाद पता ही नहीं चल पा रहा था कि कहाँ से रास्ता प्रॉपर है या भी नहीं है। तो इन लोगों ने यहाँ से तोड़कर रास्ता बना दिया, फिर यहीं से लोग अब जाते भी हैं और आते भी हैं। फ़ोटो हमारी आएगी है? ये अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। इसी से एंट्री हुई थी हमारी, लेकिन एक एंट्री अलग जगह पर है, एक 6 अलग जगह पर है।